तो एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ आपको। पुरानी कहानी 1896 में बेकेरल नाम के एक व्यक्ति थे। वो कुछ कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, और डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट इस रेडियो एक्टिविटी के लिए तो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि एक यूरेनियम का एक कंपाउंड लिया, उसको विजिबल लाइट से एक्सपोज कराया, और उस कंपाउंड को उन्होंने ब्लैक पेपर में रैप कर दिया। उसके ऊपर एक और रैपिंग कर दी सिल्वर कलर के, सिल्वर की यहाँ पे एक और लेयर उन्होंने लगा दिया, और इस पूरे रैप को उन्होंने रख दिया फोटोग्राफिक प्लेट के पास। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जब उससे लाइट से एक्सपोज किया जाता है तो वो डार्क हो जाती है। तो उन्होंने काफ़ी घंटों के बाद पाया कि हमारी जो उनकी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो डार्क हो गई अभी भी। अब समझ नहीं आया कि कोई लाइट का सोर्स वहाँ पे था नहीं, लेकिन फिर भी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो बंद वो कैसे डार्क हो गई। तो इसका एक ही मतलब निकल सकता था कि जो हमारा कंपाउंड था, जो उन दो रैप्स के अंदर था, उसने कोई रेडिएशन निकाला होगा, और वही रेडिएशन जो है उस फोटोग्राफिक प्लेट का मुंह काला कर गया होगा। तो यही जो फिनोमिना है ये बाद में जाके कहलाया रेडियो एक्टिविटी। तो इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देख सकते हैं कि जब अनस्टेबल न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ डिके करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिके हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ये टोटली नेचुरल फिनोमिना है। तो 3 टाइप की जो डिके हैं, रेडियो एक्टिव डिके जो हैं, ये जो प्रोसेस है ये 3 तरीके की देखी जाती है। एक का नाम है अल्फ़ा डिके, दूसरे का नाम है बीटा डिके, और तीसरे का नाम है गामा डिके। अब इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी के कुछ रूल्स की बातें करेंगे कि किस मैथमेटिकल इक्वेशन के तहत वो अपने अंदर से डिके करती है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं डिके को। और उसके बाद हम देखेंगे इन तीनों का अलग अलग मतलब कि अल्फ़ा डिके का मतलब क्या है, बीटा डिके का मतलब क्या है, गामा डिके का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए डिके करते हैं, टूट जाते हैं किसी दूसरे और छोटे न्यूक्लियस में। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। तो किस लॉ के अकॉर्डिंग ये डिके होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने माना कि कोई एक न्यूक्लियस था, पेरेंट न्यूक्लियस उसको हम कह सकते हैं, और वो पेरेंट न्यूक्लियस डिके होके कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको। ये है न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। तो मैंने माना कि स्टार्टिंग में इनिशियली जब हमने सैंपल लिया था t=0 पर, तो पेरेंट न्यूक्लियाई की जो संख्या थी वो n0 के बराबर थी। तो n0 के बराबर ये पेरेंट न्यूक्लियस थे। किसी इंस्टेंट t पर, किसी एक जनरल इंस्टेंट पर t पर मैंने माना कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई जो बचे हैं अब t पे, उनकी संख्या हो जाती है n के बराबर। तो बताइए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन गया है डॉटर न्यूक्लियाई के बराबर। तो यहाँ पे हम और आगे बात कर सकते हैं कि t के dt टाइम के बाद, t प्लस dt, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बाद यदि हम बात करें तो हम मान सकते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई जो हैं उनमें से dn अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट हियर इज n प्लस dn, क्योंकि एक्चुअल में कम हुए हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो dn की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं here dn is negative, dn is negative, क्योंकि n में से कुछ कम हुआ है। ये हम कह रहे हैं कि n में से कुछ
कम हो गए हैं। तो इस इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू टी पर जो रफ्तार है न्यूक्लियस के कम होने की, न्यूक्लियाई के डिके होने की जो रफ्तार है, न्यूक्लियाई के का जो डिके रेट है, उस डिके रेट की बात करते हैं, उसके ऊपर ये लॉ है। तो dn बाई dt जो है, dn बाई dt माइनस में, माइनस क्यों लगाया है? बिकॉज dn इज नेगेटिव, dn नेगेटिव है ऑलरेडी, तो इसको ओवरऑल क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है, जिससे ओवरऑल क्वांटिटी, ओवरऑल dn बाई dt जो है ये क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो लॉ एक बार स्टेटमेंट इसका देखेंगे। तो लॉ में लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डिके पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या है लाइन का? कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डिके पर यूनिट टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डिके, दैट इज द रफ्तार एट विच द न्यूक्लियाई आर डिकेइंग। तो ये रफ्तार जो है ये प्रोपोर्शनल होती है n के। अब n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी उस समय जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सैंपल में उसके ही प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि रफ्तार जो है वो प्रोपोर्शनल होती है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वहां पर बचे हैं। तो dn बाई dt माइनस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बिकॉज n आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इज इक्वल टू t। तो ये लॉ है बेटा, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम हटाएं तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n, वेयर लैम्डा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, या इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस dn बाई dt है, माइनस dn बाई dt, तो इसको हमने बताया था पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ n कह सकते हैं, रेट ऑफ डिके कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आप रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी इसको कह सकते हैं, दैट इज माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक। इसके बाद अगली स्लाइड देखिए। तो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी दैट वाज माइनस dn बाई dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू n, लैम्डा इंटू n। यहां से जो n की टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ लिया, लैम्डा की तरफ हमने भेज दिया dt को, तो आपको मिलेगा dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रल। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया और लिमिट्स रखी यहाँ पे हमने कि t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज कितने थे? n0 के बराबर, n0 के बराबर, और t इज इक्वल्स टू t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे हैं? n के बराबर, मैंने मान लिया nt के बराबर न्यूक्लियाइज बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका dn बाई n का इंटीग्रेशन होगा ln n, ln n में लिमिट रखेंगे n0 से लेके nt, तो यहाँ से आपको मिलेगा ln nt माइनस ln n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t माइनस 0। बस हमने लिमिट यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ln m माइनस ln n इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको मिलता है ये रिजल्ट nt। इस nt का मतलब क्या है बेटा? कि दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इज इक्वल्स टू t। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, nt का मतलब है कि टाइम t पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं उस सैंपल में, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पेरेंट के कितने प्रेजेंट हैं उस सैंपल में एट t इज इक्वल्स टू t, वो है nt इज इक्वल्स टू n0। n0 वाज इनिशियल कितना प्रेजेंट था, और e आप जानते ही हैं यूलर्स कांस्टेंट माइनस लैम्डा t, लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t क्या है? उस टाइम की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो क्वांटिटी है उसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक्टिविटी कहें या रेट ऑफ डिके कहें, बात है एक। तो r जो है वो माइनस dn बाई dt के बराबर होता है, माइनस dn बाई dt की रेट एट विच द न्यूक्लियाइज आर डिकेइंग, उस रेट को कहा जाता है एक्टिविटी। और एक्टिविटी को
प्रेफर किया जाता है ओवर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज को काउंट करना मुश्किल होता है एक्सपेरिमेंटली रादर देन रेट, रादर देन द एक्टिविटी। तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटली ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट एट टाइम टी, एन टी कहें या इसको सिंपल एन कहें, इसका वैल्यू जो होता था वो होता था हमारे पास एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब बेटा हमें निकालना है डी एन बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलता है आर इज इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और इस लैम्डा इंटू एन नॉट को हम कह सकते हैं कि ये आर नॉट के बराबर है। तो हमारे पास ये लॉ हमें मिलता है, एक्टिविटी लॉ इसको कह सकते हैं। एक्टिविटी का एक फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट करना आसान रहता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज। नेक्स्ट बात जो है, इसका जो एसआई यूनिट है एक्टिविटी का वो होता है बैकरल, क्योंकि बैकरल ने ही इसको डिस्कवर किया था, तो इसका यूनिट भी उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है कि यूनिट्स की बात करें तो जो बैकरल होता है उस बैकरल को डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहा जाता है, डीपीएस इसको कहा जाता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो एक बैकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, यहां पे याद रख सकते हैं 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, 1 डीपीएस। एक दूसरा यूनिट और है एक्टिविटी को मेजर करने का, दैट इज क्यूरी, और 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिकेज पर सेकेंड, या बैकरल भी इसको कह सकते हैं, बैकरल। तो 1 क्यूरी, 1 डीपीएस और 1 बैकरल, इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि ये टाइम इंटरवल की वो वैल्यू है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो है वो आधे रह जाते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास 100 न्यूक्लियस थे पहले, और 100 न्यूक्लियस कितने समय में आधे रह जाएंगे, कितने समय में 50 रह जाएंगे, उस टाइम इंटरवल को कहा जाता है हाफ लाइफ। और इस हाफ लाइफ को हम एक्टिविटी की टर्म्स में भी बता सकते हैं कि टाइम इंटरवल इन विच एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल बिकम्स हाफ, आधी हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, या रेट जो है वो आधी हो जाती है, रफ्तार आधी हो जाती है, उस टाइम इंटरवल को टी हाफ कहा जाता है। तो निकालेंगे कैसे इस टी हाफ को? तो हमारे पास ये इक्वेशन है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। इसमें ये एन नॉट जो था वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे, टी कोई जनरल टाइम था, और यहाँ पे एन टी जो थे इसका मतलब था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट एनी टाइम। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए एन नॉट बाई 2, यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप एन नॉट बाई 2 पुट करिए, और इस टाइम की जगह आप पुट करिए टी हाफ, जो हमें एक्चुअल में निकालना है। ये टी हाफ आप यहाँ पे पुट करिए और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, और ln2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है ये, दैट इज 0.693 बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आप रखेंगे याद, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, ln2 बाय लैम्डा 0.693 बाय लैम्डा, ये हुआ आपका टी हाफ। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्टिविटी वाली बात जो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ जो है उसको डिफाइन किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं उनका टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज कितने थे। तो इसको डिफाइन किया गया है कि टोटल लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ऑल द न्यूक्लियाइज, जितने एटम उतने न्यूक्लियाइज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट। इस रेशियो को कहा जाता है मीन लाइफ। इसका जो सिंबल है वो टाउ है और इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा है आपका रेट कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं।
तो 1 लैम्डा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन लाइफ ऑफ द होल सैंपल। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल उसी को कहा जाता है। हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यदि हम निकाल दें तो हमें बनता है हीलियम न्यूक्लियस। तो भाई एक कॉमन रिएक्शन है यहाँ पे कि यूरेनियम का थोरियम में जो कन्वर्जन होता है, तो उस रिएक्शन में हीलियम न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकलता है, हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है, इसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और इसके मास नंबर में 4 की कमी आती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट था, जो पेरेंट न्यूक्लियाई था, उसका एटॉमिक नंबर था Z और प्रोडक्ट में जो हमें मिला है Y, उसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो चुका है। ऐसे ही हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर पहले A था और अब मास नंबर में 4 की कमी आ चुकी है। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, हम करेंगे आगे। दूसरी बात ये है कि जब ये रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम होता है और इस मास में डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहा जाता है और मास डिफेक्ट इंटू C² के बराबर एनर्जी इस रिएक्शन में निकलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलती है बेटा और इस एनर्जी को हम कहते हैं Q इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास में जितनी कमी आई है वो मास में उस कमी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और Q का फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। ठीक है, तो इतनी एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में और इसके बाद ये जो एनर्जी है वो इन प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें प्राप्त होती है कि इतनी एनर्जी लेकर, Q एनर्जी लेकर ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं उस काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करना है मास ऑफ रिएक्टेंट में इंटू C², तो आपको मिल जाएगा Q वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया बेटा कि मास ऑफ X जो हमारा रिएक्टेंट था, इक्वेशन क्या थी, ZXA gives off Z-2 to A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल और इस प्रोसेस में क्या निकली थी, एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बेटा प्रोडक्ट कितना है, सॉरी रिएक्टेंट कितना है, X, और इस X का मास हमने लिया है। अब X क्या है भाई, X हमें यहाँ पे मानना है न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन का मास अब इग्नोर करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस का मास हम ले रहे हैं mx और इसमें से माइनस किया हमने प्रोडक्ट का मास, अल्फा का मास, y का मास, ये आया हमारे पास मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट में C² से मल्टीप्लाई किया तो हमें उस रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी या Q वैल्यू भी इसको कहा जाता है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी है वो हमारे प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती है, ये हम बता ही चुके हैं। और ये प्रोसेस जो है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में एनर्जी निकली है तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बोलो बोलो बोलो, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक जो है ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट जो हमारे पास डिके है उसका नाम है बीटा डिके। अब बीटा डिके के भी 2 प्रकार होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव डिके और एक बीटा नेगेटिव डिके। तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव का मतलब होता है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन का डिके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, और बीटा पॉजिटिव डिके का मतलब है एक पॉजिट्रॉन हमें मिल रहा है, पॉजिट्रॉन है ये, पोजीशन नहीं है, पॉजिट्रॉन।
पॉजिट्रॉन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि फॉस्फोरस का सल्फर में कन्वर्जन है और इस प्रोसेस में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और इस इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहा जाता है। और इस बीटा नेगेटिव पार्टिकल के इमिशन के साथ साथ हमें एक और पार्टिकल मिलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बीटा पॉजिटिव डिके का एक एग्जाम्पल है कि जिसमें सोडियम से नियॉन में कन्वर्जन हो रहा है और इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन हमें मिल रहा है। पॉजिट्रॉन क्या है सर? पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक पार्टिकल है जिसका बिल्कुल आइडेंटिकल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बस एक डिफरेंस है कि एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिट्रॉन के साथ साथ हमें एक पार्टिकल मिलता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। और यदि इसके ऊपर बार लगा दिया जाए तो इसको एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। तो नाम इनके लिख लेंगे आप बेटा, इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसका नाम है न्यूट्रिनो। तो इन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होते हैं जिनका इंटरेक्शन सारी चीज़ों के साथ ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहता है। ये किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करती हैं और जब ये इंटरेक्ट किसी से नहीं करती हैं तो ये पेनिट्रेट बड़ी आसानी से कर जाती हैं किसी भी चीज़ के अंदर से, किसी भी चीज़ में से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। इनको रोकना, इनको इवन डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनको डिटेक्ट करना क्योंकि ये बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करती हैं बाकी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव पार्टिकल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे न्यूक्लियसेस होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है। तो उस केस में अपने आप को स्टेबिलिटी पाने के लिए वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो जाता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो जाता है और उस प्रोसेस में हमें बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो प्राप्त होते हैं। और एक दूसरा केस क्या है कि जब किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो उस केस में वो क्या होता है भाई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस केस में एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल निकलता है। अब इसमें खास बात यह है कि इस सेकंड वाली रिएक्शन में जहाँ पे पॉजिट्रॉन निकला है वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उनमें मास नंबर का 1 का फर्क होता है। क्या कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से कि जब पॉजिटिव बीटा डिके होता है या बीटा प्लस डिके होता है, पॉजिट्रॉन डिके होता है, तो प्रोटॉन क्या मतलब क्या है बेटा कि 1p1, न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ 0n1। तो पॉजिट्रॉन के निकलने से हमारे प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाती है और बीटा नेगेटिव जो डिके होता है उसमें 0n1 से देखो क्या बन गया है 1p1, तो Z में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 से बढ़ जाता है। तो समझ गए यहाँ पे Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी बीटा नेगेटिव डिके में और बीटा पॉजिटिव डिके में Z की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई थिंक आपको आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट है हमारे पास गामा डिके। तो गामा डिके क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जिस तरह से हमने बोर्स के मॉडल में देखा कि किसी एटम के अंदर ढेर सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, जिनको हमने ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट
के बारे में बात करी थी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही एनर्जी स्टेट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उनमें से न्यूक्लियस का एक ग्राउंड स्टेट होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। लेकिन डिफरेंस एक है बहुत बड़ा कि जो एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स थे उनमें एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में थी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो लेवल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, यानी कि 10⁶ टाइम्स ऑफ व्हाट वर द एनर्जीज इन द केस ऑफ एटम। तो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हैं वो होती हैं एनर्जी लेवल्स इन द न्यूक्लियस। तो जब भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जब भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो बहुत ही छोटे टाइम के बाद, छोटे टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है। किसी तरीके से हमने न्यूक्लियस को एक्साइट कर दिया, उस एक्साइट होने के बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के बाद, ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली कह सकते हैं, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। और एक्साइटेड से जब ग्राउंड में जब आता है तो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है, या एक से ज़्यादा फोटोन भी रिलीज कर सकता है। और उन फोटॉन्स को हम गामा फोटॉन्स कह सकते हैं, और गामा रेडिएशन कह सकते हैं, या गामा पार्टिकल कह सकते हैं। सारी बातों का मतलब है एक। तो और वो गामा जो पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा जो रेडिएशन निकलता है, उन गामा की जो एनर्जी है वो एक्सरे से भी ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा है कि एक्सरे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमें रेडिएशन मिलता है, और वो गामा रेडिएशन उसको कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और मास नंबर है 60। इस कोबाल्ट का में जब बीटा माइनस डिके इसका जब होता है तो यहाँ पे हमें मिलता है निकल। बीटा माइनस में आप जानते हैं कि Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे बनता है 28 निकल 60, और ये रहता है बेटा एक्साइटेड स्टेट में। ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो अभी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और उस एक्साइटेड स्टेट में आपने पढ़ा है अभी कि वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, और जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन या फोटॉन्स वो इमिट करता है। तो ये रिएक्शन में दिखाया गया है कि दो तरह के फोटॉन्स निकलते हैं। एक फोटोन की एनर्जी 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगले की 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट से बना निकल का एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस, और इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में बना है ये न्यूक्लियस। तो इस तरीके से गामा जो रेडिएशन है, गामा जो डिके है, गामा जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। और इस गामा डिके में एक बात और याद रखनी है आपको कि गामा डिके के होने से एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर है A। यदि ये गामा फोटोन निकालता है, गामा डिके होता है, गामा इमिट करता है, तो हमारे जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बात आप और याद रखेंगे। और ये जनरली अल्फा और बीटा डिके के साथ साथ होते हैं। अल्फा और बीटा जो है जब होते हैं तो इनके साथ साथ गामा फोटॉन्स भी निकल जाते हैं।